हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का श्री श्याम विज्ञान अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 11 11th क्लास के रसायन विज्ञान सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ हल्की फुल्की जानकारी रसायन विज्ञान के संबंध में हम प्राप्त करेंगे। तो देखना क्या है, अपने जो रसायन विज्ञान सब्जेक्ट है उसमें 11th क्लास में राजस्थान बोर्ड में कुल 14 यूनिट हैं, जिनमें से अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर माह में भी 11th क्लास की कक्षाएं लगने की संभावना बहुत कम है। तो इस स्थिति में ये देखा जाएगा कि आपका सिलेबस थोड़ा बहुत हो सकता है कम हो जाए, दो चार यूनिट कम हो जाए आपकी। तो इनमें से लेकिन कम होंगी, उसके बाद भी अपने जो सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान उसमें से जो बेसिक चीज़ें जैसे यूनिट संख्या 1 है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा है। उसके अलावा यूनिट संख्या 2 है परमाणु संरचना क्या है, हल्की फुल्की परमाणु संरचना जैसे थॉमसन फ्लैंक मॉडल, रदरफोर्ड के बारे में हल्का फुल्का हम 10th क्लास में भी पढ़ लेते हैं। उसके अलावा अपनी यूनिट संख्या 3 है आवर्त सारणी, यूनिट संख्या 4 है रासायनिक आबंध, हमें बहुत सारे सिद्धांत MOT, VBT, संकरण, ये सब का पता लगाना हम यूनिट संख्या 4 से ही सीखते हैं। तो ये शुरुआती 4 पार्ट किसी भी हालत में यहाँ से केमिस्ट्री से 11th क्लास में नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि यही अपनी बेस बनाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके अलावा अपने जैसे IUPAC नामकरण सीखना है, कार्बनिक रसायन के बारे में छोटी मोटी जानकारी है, ये सब भी अपने 11th क्लास में ज़रूर रहेगा। हाँ, जैसे मान लो उष्मागतिकी पाठ है, साम्यावस्था पाठ है, ये सब जैसे छोटी छोटी यूनिट है, हाइड्रोजन नामक एक पाठ है, ये छोटी छोटी यूनिट हो सकता है यहाँ से हटाकर 12th क्लास में ऐड कर दी जाएँ, या फिर BSc में आपको वहाँ पढ़ने के लिए वहाँ मिले आपको। ठीक, तो देखना क्या है, हम शुरुआत करेंगे अपने यूनिट संख्या 1 से। पाठ का नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इस पाठ में हम रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी जैसे रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान के कितने भाग हैं, रसायन विज्ञान के क्या क्या महत्व हैं, सार्थक अंक क्या होते हैं, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, मोल परिकल्पना क्या होती है, मोल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, सीमांत अभिकर्मक क्या है, इन सब के बारे में छोटी छोटी बातें हैं। इन सब के बारे में हम यूनिट संख्या 1 के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखना सबसे पहले हम ये देखें कि जो अपना जो विज्ञान है ना, विज्ञान ये होता है कि विज्ञान में एक तो कोई भी चीज़ साबित की जाती है, प्रयोग किया जाता है, अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो विज्ञान होता है प्रयोगों द्वारा प्रमाणित सुसज्जित क्रमबद्ध ज्ञान, एक सीक्वेंस के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, वो ज्ञान होता है अपना क्या होता है विज्ञान। विज्ञान के साइंस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिनमें अपने उनमें से जैसे पार्ट हो जाए जीव विज्ञान हो जाए, भौतिक विज्ञान हो जाए, उसके अलावा एग्रीकल्चर विज्ञान हो जाए, उसके अलावा एक पार्ट अपना आता है रसायन विज्ञान। कौन सा आता है? रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान को हम कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखना रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं किसी भी पदार्थ के परमाणुओं का अध्ययन किया जाए, उसके आयनों का अध्ययन किया जाए, ठीक है, या उसकी परमाणु संरचना का अध्ययन किया जाए, तत्वों का अध्ययन किया जाए, तत्व परमाणु यौगिक इनके आपस में रूपांतरण का अध्ययन किया जाए, तथा विभिन्न जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन सभी का अध्ययन विज्ञान के जिस पार्ट में जिस हिस्से में किया जाता है उस हिस्से को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। ठीक है, ये जो रसायन विज्ञान है ना, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री। जो ये केमिस्ट्री है ना, ये वास्तव में एक कीमिया शब्द से आई है। कीमिया वर्ड होता है ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा का कोई वर्ड है कीमिया, जिसका मतलब होता है काला रंग। कैसा रंग रहता है? काला रंग। ठीक है, किससे उत्पत्ति हुई है? ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से। ये छोटी सी बात है, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, वहाँ से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या है? काला रंग। ठीक, अब हम देखें कि जो अपने विज्ञान है, जैसे उसके कई भाग हैं, जिनमें से एक भाग रसायन विज्ञान आता है। तो हम ये देखें कि रसायन विज्ञान जो खुद है उसके कितने भाग होते हैं। तो देखना क्या है, हम नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं रसायन विज्ञान के भाग। रसायन विज्ञान के भाग हम छोटी सी जानकारी ऐसे ले रहे हैं भाई, रसायन विज्ञान हमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे 11th क्लास में है
ट्वेल्थ क्लास में है। 11th क्लास में अपने सामान्यतः हम दो ही भाग मानते हैं, एक अकार्बनिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद में 12th क्लास में भी यही रहता है। लेकिन बुक यदि हम देखें राजस्थान बोर्ड की, तो पहले दो बुक चलती थी। एक फर्स्ट बुक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती थी, अकार्बनिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। अब बुक को दोनों को एक ही कर दिया है। उसके पश्चात आप बीएससी में जाते हो तो एक फिजिकल केमिस्ट्री और आ जाती है, और भी बहुत सारी केमिस्ट्रियाँ अपने आ जाती है। तो हमें देखेंगे कि केमिस्ट्री के मुख्यतः कितने भाग हैं। यदि हम कहें तो सामान्यतः इसके 3 ही भाग होते हैं। एक भाग होता है अपना अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एक होता है अपना कार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक अपना होता है भौतिक रसायन विज्ञान, जिसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। उसके अलावा भी इनके और भाग होते हैं, जैसे एक भाग हो गया कृषि रसायन। क्या हो गया? कृषि रसायन। एक भाग अपने हो जाता है औद्योगिक रसायन। कौन सा हो जाता है? औद्योगिक रसायन। ठीक है। उसके अलावा एक भाग हो जाता है चिकित्सीय रसायन। कौन सा भाग हो जाएगा? चिकित्सीय रसायन। एक भाग हो जाता है नाभिकीय रसायन। क्या हो जाता है? नाभिकीय। और एक भाग हो जाता है विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन। ठीक है। देखो क्या है, रसायन विज्ञान के भाग हैं। इनमें जो अध्ययन करने वाले बिंदु हैं, अध्ययन करने वाले टॉपिक हैं, वो सभी में थोड़े थोड़े डिफरेंट है, इसलिए ये इनके भाग हो गए अलग अलग। जैसे मान लो अकार्बनिक रसायन है, ठीक, एक कार्बनिक रसायन है, एक क्या है? भौतिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन होती है कार्बन या कार्बन से बनने वाले यौगिक, कार्बन से बनने वाले यौगिक, कार्बन या कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक, उनका अध्ययन जहाँ किया जाए, रसायन विज्ञान की वह शाखा कहलाती है कार्बनिक रसायन। तो हम क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन से बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। उसके अलावा कार्बन के अलावा अन्य जो यौगिकों का अध्ययन किया जाए, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा अपनी क्या कहलाती है? अकार्बनिक रसायन। ठीक है। उसके अलावा रसायन विज्ञान में कुछ भौतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा अपनी क्या कहलाएगी? भौतिक रसायन कहलाएगी। इसमें जैसे रासायनिक बलगतिकी आ जाए, सरफेस केमिस्ट्री आ जाए, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा आती है अपनी एक आती है कृषि रसायन। कृषि के क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर फील्ड है, अपने हमें पता है अपने भारत देश की पूरी अर्थव्यवस्था, लगभग अधिकतर अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है वो कहाँ टिकी हुई है? कृषि पर ही। तो कृषि के क्षेत्र में उर्वरक से हम किस प्रकार से अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकें फसलों का, अच्छे बीज किस प्रकार से उत्पादित कर सकें, फसल कम दिन में ही कैसे पक सके, उन सभी का अध्ययन कि कैसे बीज बनाए जाएं, कौन कौन से रसायनों का हम उपयोग करें, उन सभी का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा वो अपनी कृषि रसायन कहलाएगी। एक होती है औद्योगिक रसायन। विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, जैसे वस्त्र उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, भवन निर्माण उद्योग है। इन सभी उद्योगों में कौन कौन से रसायन काम में आएंगे, उनका जहां अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से हम उद्योगों में अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं और कम लागत में ही ऐसा रसायन बनाया जाए जिससे कम लागत में ही हम अधिक उत्पादन कर लें, तो रसायन विज्ञान की उस शाखा को हम कहते हैं औद्योगिक रसायन। एक आती है अपनी चिकित्सीय रसायन। जैसे मान लो चिकित्सा के क्षेत्र में हम नए नए दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, दवाइयाँ होती हैं उनमें कोई ना कोई केमिकल होता है, रसायन ही होता है, नए टीके वैक्सीन वगैरह बन रहे हैं, तो उनका जहां अध्ययन किया जाता है, ऐसी रसायन विज्ञान को हम कहते हैं चिकित्सीय रसायन। ठीक है। उसके अलावा एक होती है नाभिकीय रसायन। नाभिकीय अभिक्रियाओं से संबंधित, जैसे नाभिकीय अभिक्रियाएं, अपने नाभिकीय संलयन हो जाए, नाभिकीय विखंडन हो जाए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन आदि अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो अपनी कहलाती है नाभिकीय रसायन। एक अपना आता है विश्लेषणात्मक रसायन या विश्लेषणात्मक रसायन। इसमें देखो क्या है, इसमें विभिन्न पदार्थों की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है विश्लेषणात्मक रसायन। ठीक।
ये रसायन विज्ञान के भाग थे। मुख्यतः 3 ही भाग आपको ध्यान रखने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं, एक होती है अपने कार्बनिक रसायन जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं भौतिक रसायन, उसके अलावा चिकित्सीय रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, नाभिकीय रसायन, ये भी रसायन विज्ञान के अपने क्या होते हैं, भाग होते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है, अब हम देखेंगे कि जो अपनी रसायन विज्ञान है, क्या है, जो अपनी रसायन विज्ञान है इसके महत्व क्या है। महत्व कहते हैं या हम कहते हैं कि रसायन विज्ञान अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ काम में आता है। तो देखो ऐसा है कि दैनिक जीवन में साइंस हर जगह काम में आता है। उनमें बहुत सारे साइंस जहाँ काम में आ रहा है तो हर जगह, लगभग हर जगह कोई ना कोई केमिकल काम में आ रहा है, तो वो ही अपना क्या है, रसायन विज्ञान की ही देन है। ठीक, तो देखो क्या है, किन किन क्षेत्रों में, किन किन फील्ड में अपनी जो केमिस्ट्री काम में आती है, हम एक एक का अध्ययन करते हैं। जैसे क्या है, अपने जो कृषि का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, उद्योगों का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, खाद्य सामग्री का क्षेत्र है, जीव विज्ञान में भी अपने ये काम में आती है केमिस्ट्री, तो उसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कृषि के क्षेत्र में। ठीक, भी कृषि के क्षेत्र में अच्छे बीज बनाए जाएं, ऐसे रसायनों का उपयोग किया जाए जिनसे अच्छे बीज बने, अच्छी फसल हो, और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे रसायनों को काम में लिया जाता है। जैसे आपको पता है, हम लेते हैं एक यूरिया काम में लेते हैं, उसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट काम में लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा अमोनियम सल्फेट का भी उपयोग करते हैं। अमोनियम सल्फेट, ये सूत्र होता है भाई NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए, यूरिया हो जाए, यूरिया का सूत्र ये होता है। लेकिन हम यहाँ इनके सूत्र वगैरह नहीं सीख रहे हैं, हम तो केवल इतना मकसद है अपना यहाँ पढ़ना कि हम ये सीखें कि ये जो यूरिया है ये भी कोई ना कोई केमिकल है, रसायन है, पोटेशियम नाइट्रेट भी रसायन है, अमोनियम सल्फेट भी रसायन है, ये सब मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। उसके अलावा अपने जो कीटनाशी हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हम BHC पाउडर का छिड़काव कर देते हैं, दीमक वगैरह लग जाती है। ठीक, तो ये BHC पाउडर भी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक, इसके भी कई नाम हैं। BHC पाउडर के नाम से मिलता है मार्केट में, लिंडेन 66 के नाम से भी मिलता है। उसके अलावा इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इस नाम से मिलता है। तो ये सभी है ना, इनमें कोई ना कोई रसायन है, केमिकल है। तो ये अपना केमिकल कहाँ यूज आ रहा है, कृषि के क्षेत्र में काम में आ रहा है, और ये किसके उपयोग है, रसायन विज्ञान के ही उपयोग है। ठीक, उसके अलावा दूसरा क्या है, देखो खाद्य सामग्री में, खाद्य सामग्री में, खाद्य सामग्री में कि देखो क्या है, अब देखो जनसंख्या वृद्धि अचानक बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है तो उत्पादन तो उतना हो नहीं रहा है, लेकिन मांग और आपूर्ति क्या है उसकी ज़्यादा हो रही है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे रसायन हैं जिनका उपयोग हम खाद्य पदार्थों में कर लेते हैं, खाने के रूप में। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे जो खाद्य पदार्थ है उनको पहले मिट्टी में उगाया जाए, फिर फसल तैयार की जाए, फिर वहाँ से खाया जाए, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे पदार्थ भी जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग वैसे ही खाने में कर लेते हैं, तो खाद्य सामग्री निर्माण में भी कर लेते हैं। उसके अलावा एक शब्द आता है खाद्य परिरक्षक। क्या आता है, खाद्य परिरक्षक। ऐसे रसायन भी हैं जैसे अपना साधारण नमक हो जाए, तेल हो जाए सरसों का, ये क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं, कवक जीवाणु फफूंद आदि होते हैं, इनसे खाद्य पदार्थों को बचा के रखने का कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं अचार में नमक ज़्यादा डाल देते हैं तो वो नमक है ना NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक, उसके अलावा सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, वो भी क्या करता है कि अचार को फफूंद कवक आदि से बचा के रखने का कार्य करता है। तो NaCl भी अपना क्या है, कोई ना कोई रसायन है, केमिकल है। तो ये भी किसका उपयोग है, अपना रसायन विज्ञान का ही उपयोग है। उसके अलावा सोडियम बेंजोएट आदि का उपयोग भी किया जाता है खाद्य परिरक्षक के रूप में, यानी कवक फफूंद आदि से बचाने के लिए जो रसायन, जो केमिकल काम में आते हैं वो खाद्य परिरक्षक है। रसायन काम में आ रहे हैं तो अपना किसका उपयोग हो गया, ये रसायन विज्ञान का उपयोग हो गया। एक मुख्यतः उपयोग आता है वो किसका आता है, चिकित्सा का, चिकित्सा के क्षेत्र में। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में भाई दो प्रकार से होता है। एक तो होता है निदान में, ठीक है, या हम कहते हैं उपचार करने में। एक होता है इसका पता लगाने में,
पता लगाने में, मतलब कोई रोग है या नहीं है उसका पता लगाने में भी हम रसायनों का उपयोग होता है, केमिकल का उपयोग होता है। जैसे एक समस्थानिक होता है आयोडीन का 131 समस्थानिक, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है, यानी प्रतीक समान है, उनमें प्रोटॉन की संख्या भी समान है, लेकिन उनका परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो। परमाणु भार अलग अलग हो। परमाणु भार क्या होता है, इसका अध्ययन आपने 10th क्लास में कर लिया है, नहीं भी ध्यान है तो इस पार्ट में, पहले पार्ट में हम इसका अध्ययन करते हैं परमाणु भार का। तो एक आयोडीन का समस्थानिक है जो क्या है, आयोडीन 131। इसका उपयोग थायराइड में जो गांठ वगैरह हो जाती है उसका पता लगाने में, मस्तिष्क में जो अबूर्द हो जाता है, गांठ वगैरह हो जाती है, उसका पता लगाने के लिए आयोडीन को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और उससे मस्तिष्क अबूर्द का आदि का पता लगता है, ठीक। उसके अलावा एक समस्थानिक और आता है कार्बन का 13। भाई कार्बन है, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन देखें तो इसका परमाणु भार होता है 12, लेकिन इसका एक समस्थानिक होता है कार्बन 13, कार्बन 14। इनका उपयोग, जो कार्बन के समस्थानिक है उनका उपयोग जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। उसके अलावा एक समस्थानिक है कोबाल्ट 16। कौन सा है, कोबाल्ट 16। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। एक उपसंयोजक यौगिक आता है सिस्प्लेटिन, आप पढ़ोगे 12th क्लास में, सिस्प्लेटिन क्या रहता है, सिस्प्लेटिन। इसका उपयोग भी कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक। तो देखो रोग का पता लगाना हो, जैसे मस्तिष्क अबूर्द का, मस्तिष्क में कहाँ गांठ है कहाँ नहीं है उसका पता लगाने के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं। कार्बन के समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म की आयु पता करने में कर रहे हैं, ठीक। उसके अलावा कोबाल्ट 16, सिस्प्लेटिन उपसंयोजक यौगिक है एक, इनका उपयोग हम कैंसर के उपचार में कर रहे हैं। उसके अलावा ये है उपचार के रूप में, देखो किस प्रकार से हो रहा है, जैसे अपने जो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ का मतलब जैसे हो सकता है कि जैसे हम दवाइयों के नाम बताएं, जैसे पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, ठीक। इन सभी दवाइयों में कोई ना कोई क्या होता है, केमिकल होता है। जैसे पैरासीटामोल है, उसका नाम होता है 2-एसीटोक्सीबेंजोइकमल। कहने का मतलब हमें इतना ध्यान रखना है कि कोई ना कोई दवाई है, उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल होगा, यानी रसायन होगा, तो वो अपना किसका उपयोग हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना रसायन विज्ञान का उपयोग हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो रसायन विज्ञान के अपने और उपयोग हैं, वो उपयोग आते हैं, नेक्स्ट आता है उद्योगों में। कहाँ आता है, उद्योगों में, जो अपने विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, जैसे भवन निर्माण संबंधी उद्योग हो जाए। भवन निर्माण संबंधी उद्योगों का मतलब है जैसे सीमेंट वगैरह हो जाए, चूना पत्थर वगैरह हो जाए, चूना पत्थर वगैरह हो जाए, रंग पेंट करना हो, उनके संबंधित हो जाए। इन सभी उद्योगों में कोई ना कोई केमिकल अपना क्या होता है, काम में आता है। उसके अलावा अपने जो प्लास्टिक उद्योग हो जाए, कौन सा उद्योग हो जाए, प्लास्टिक उद्योग हो जाए, उनमें भी कोई ना कोई अपना क्या है, रसायन काम में आता है, ठीक। उसके अलावा जो अपने सौंदर्य प्रसाधन, कौन से उद्योग हैं, अपने सौंदर्य प्रसाधन के उद्योग हैं। सौंदर्य प्रसाधन के साधन जैसे साबुन हो जाए, क्या हो जाए, जैसे अपने साबुन हो जाए। साबुन के अलावा क्या है, जैसे तेल हो जाए, साबुन हो जाए, तेल हो जाए, या क्या हो जाए, सिंदूर हो जाए, या क्या हो जाए, अपनी लिपस्टिक हो जाए, क्रीम वगैरह हो जाए। इन सभी को हम कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन के साधन। तो इनमें जैसे साबुन है ना, ये स्टेरिक अम्ल की साबुन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नहाने का साबुन, एक होता है कपड़े धोने का। जो कपड़े धोने का साबुन होता है वो सोडियम का लवण होता है, और जो नहाने का साबुन होता है वो पोटेशियम का लवण होता है। एक में तो पोटेशियम लवण बनाता है, एक में सोडियम का लवण होता है, ठीक। सिंदूर होता है ना, अच्छा देखो सिंदूर का सूत्र पूछा जाता है कई बार कंपटीशन एग्जाम में, ये होता है HGS, मरकरी Hg, और सल्फर H, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऐसे का नाम है। तो सिंदूर में भी क्या है, HGS, ये भी कोई ना कोई रसायन है। लिपस्टिक भी कोई ना कोई रसायन से ही मिलके बनती है। तो ये सब किन का उपयोग हो गया, रसायनों का उपयोग हो गया। ये रसायन इनमें काम में आ रहे हैं, उद्योगों में काम में आ रहे हैं, तो अपना किसका उपयोग हो गया, ये रसायन विज्ञान का उपयोग हो गया। उसके अलावा देखो एक क्या है, पर्यावरण शुद्ध करने में,
पर्यावरण शुद्ध करने में। देखो भाई ऐसा है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, लगातार हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक कर रहे हैं, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। तो पर्यावरण में जो उसको शुद्ध करने के लिए भी कई रसायन काम में आ रहे हैं। जैसे मान लो ईंधन के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि, उसकी जगह सीएनजी गैस का उपयोग करने लग गए हैं, बायोगैस का उपयोग करने लग गए हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, प्रदूषण कम हो रहा है। और दूसरा एक ये है कि रसायन का ही एक एक्स्ट्रा उपयोग है, वो क्या है कि जैसे जो कल कारखाने, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनमें से जो धुआं निकलता है वो चिमनी के द्वारा निकलता है। जैसे मान लो नीचे उद्योग है, यहाँ चिमनी है, तो यहाँ से धुआं निकलता है। आपने देखा होगा ईंट भट्टों में भी ऊपर से धुआं निकलता है। तो ये धुआं निकल कर वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है, दूषित करता है। इस धुएं को कम प्रदूषित करने के लिए एक उपकरण लगाते हैं, कोटेल धुआं अवक्षेपक। तो कोटेल धुआं अवक्षेपक से निकलकर जब धुआं बाहर आती है तो वो कम प्रदूषित होती है। कार्बन, सल्फर जैसे प्रदूषक तत्वों को वो कोटेल धुआं अवक्षेपक अवशोषित कर लेता है। तो उसे अवशोषित करने के लिए भी कोई ना कोई रसायन ही काम में आए हैं। तो अपना किसका उपयोग हो गया, रसायन विज्ञान का काम हो गया, रसायन विज्ञान का उपयोग हो गया। एक जो इनका जो उपयोग रह रहा है वो देखो क्या है, उसे हम हानिकारक उपयोग भी मानते हैं और लाभदायक भी मानते हैं। हम अपने हिसाब से उसे कहेंगे एक हानिकारक उपयोग भी है इनका। ठीक, वो होता है युद्ध विस्फोटक सामग्री बनाने में, युद्ध सामग्री बनाने में या विस्फोटक सामग्री बनाने में। जैसे हो जाए अपने TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन हो जाए। ठीक है, उसके अलावा अपना TNT हो जाए युद्ध विस्फोटक बनाने में। ठीक, तो ये क्या है, देखो रॉकेट, उसके अलावा देखो क्या है, जो बम बनते हैं ना, रॉकेट ईंधन में भी रसायनों का ही काम आता है, वो इनका लाभदायक उपयोग है, मैं बताऊंगा अभी। जैसे एक TNT विस्फोटक बनाने में हानिकारक उपयोग है। उसके अलावा हाइड्रोजन बम हो जाए, हाइड्रोजन बम हो जाए, परमाणु बम हो जाए, और ऐसे हानिकारक हथियार बनाने में भी रसायनों का उपयोग हो रहा है। ठीक, उसके अलावा जहरीली गैस जैसे हो जाए फोजिन हो जाए, क्या हो जाए, फोजिन, COCl2, क्या हो जाए, फोजिन हो जाए। ये भी क्या है, जहरीली गैस है। तो इनका उपयोग भी क्या है, एक हानिकारक उपयोग है रसायनों का ही। ठीक, तो ये भी अपना किसका उपयोग है, रसायन विज्ञान में ही इन रसायनों का क्या है, अपना क्या है, उपयोग है। उसके अलावा अपने जो धातु हैं, मिश्र धातु हैं, जैसे अब मिश्र धातु आप पढ़ते होंगे, कांसा है, स्टील है, पीतल है, जर्मन सिल्वर है, इन सभी मिश्र धातु भी क्या है, रसायन का ही अपना क्या है, उपयोग है। ठीक, तो हाँ, एक उपयोग और रह गया रॉकेट ईंधन के रूप में। किन में हो गया, रॉकेट ईंधन के रूप में। रॉकेट ईंधन का मतलब होता है ऐसे रसायन जो रॉकेट को उड़ाने में सक्षम हो या रॉकेट को ऊर्जा या शक्ति देने में समर्थ हो, ऐसे रसायनों को हम कहते हैं रॉकेट ईंधन, या ऐसे ईंधन को हम कहते हैं रॉकेट ईंधन। ये रॉकेट ईंधन है, इसमें दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, एक तो होता है प्रणोदक, एक होता है ऑक्सीकारक। इनके रूप में जो रॉकेट ईंधन में काम आता है वो हाइड्रोजन गैस काम में आती है। पहले जो काम में आते थे वो पेट्रोल वगैरह भी काम में लिए गए रॉकेट ईंधन के रूप में। तो रॉकेट ईंधन के रूप में भी अपने रसायनों का ही काम में, रसायनों को ही काम में लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी हमने सीखा इस वीडियो में एक दो बातें हैं, वो हमने सीखी हैं। क्या, एक तो हमने सीखा कि भाई रसायन विज्ञान होती क्या है, किस शब्द से आया है। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखोगे कि रसायन विज्ञान का जो जनक है ना, जनक वैसे पहुंचता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, एंटोनी लिवासिए। एंटोनी लिवासिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भाई एंटोनी लिवासिए कह रहे हैं, लेकिन ये कतई नहीं है कि केवल और केवल एंटोनी लिवासिए ने ही रसायन विज्ञान के बारे में ग्रोथ की है, रसायन विज्ञान के बारे में बताया है, ऐसा भी बिल्कुल सत्य नहीं है। लेकिन हाँ, जनक के रूप में हम कहते हैं किसे, एंटोनी लिवासिए को। रसायन विज्ञान के हमने भाग पढ़े, जैसे कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, नाभिकीय रसायन, चिकित्सीय रसायन, कृषि रसायन, ये रसायन विज्ञान के भाग पढ़े। फिर हमने रसायन विज्ञान के उपयोग पढ़े। कृषि के क्षेत्र में अलग उपयोग है, चिकित्सा के क्षेत्र में अलग उपयोग है, खाद्य सामग्री के रूप में अलग उपयोग है, उद्योगों में अलग है, विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, प्लास्टिक, रेसे उद्योग, इनमें पर्यावरण शुद्ध करने में कोटेल धुआं अवक्षेपक काम में आता है। उसके अलावा हानिकारक उपयोग हैं युद्ध विस्फोटक बनाने में, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, COCl2, फोजिन, ये सब जहरीली गैसें हैं। ठीक है, तो
ये रसायन विज्ञान के उपयोग हो गए, उससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।